Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our another lecture on the topic of GI physiology and the effect on the absorption of the drug. Now the next is the luminal enzyme or the enzymes which are available in the gastrointestinal tract. If we talk about here, तो the primary enzyme found in the gastric juice is pepsin, क्योंकि स्टमक में यही एक एंजाइम होता है which is pepsin. इसके अलावा लाइपेज, amylases and proteases are secreted from the pancreas into the small intestine in response to ingestion of food. ये पेनक्रियाटिक एंजाइम है, लाइपेजेस, एमाइलेजेस, प्रोटीजेस जो पेनक्रियास से आ रहे होते हैं in the small intestine. These enzymes are responsible for the digestion of most of the nutrients. Pepsins and the proteases are responsible for degradation of protein and peptides. तो प्रोटीन और पेप्टाइड्स, और अगर इसी तरह से अगर कोई ड्रग होगी जो प्रोटीनिक इन नेचर होगी या पेप्टाइड इन नेचर होगी तो वो भी डिग्रेड हो जाएगी. यही वजह है कि आज तक इंसुलिन जो है वो ओरल नहीं दी जा सकी, क्योंकि वो पेप्टाइड ड्रग कहलाती है. Other drugs that resemble nutrients, such as nucleotides and fatty acids, may also be susceptible to enzymatic degradation. यानी क्योंकि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स हो या फैटी एसिड्स हो, वो न्यूट्रिएंट से यानी हमारी जो फूड मटेरियल है उससे रिजेंबल्स करता है. तो क्योंकि फूड मटेरियल जो है वो डिग्रेड होता है एंजाइम से, तो ये ड्रग्स अगर होंगे न्यूक्लियोटाइड्स या फैटी एसिड्स तो ये भी डिग्रेड हो जाएंगे. The lipase may also affect the release of drug from the fat and oil containing dosage forms. यानी वो ड्रग जो कि फैट्स या ऑयल में डिज़ोल्व है, लाइक विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, उसमें भी विटामिन ए और ई होता है. अब वो उस ऑयल के अंदर डिज़ोल्व होता है, तो लाजिम बात है कि लाइपेज एंजाइम जो होगा वो उसको जो है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करेगा उस फैट्स को, तो उसके अंदर ड्रग भी मौजूद होंगी, और वो ड्रग भी जैसे जिस तरीके से बाइल के साथ वो एब्जॉर्ब होगा, ये भी एब्जॉर्ब उस ऑयल के साथ हो जाएंगे. ड्रग्स दैट आर ईस्टर कैन ऑल्सो बी ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस इन द ल्यूमेन, पर्टिकुलरली इन द लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलॉन, क्योंकि ये जो ईस्टरेज एंजाइम होते हैं ये कोलॉन में बनते हैं, और ये जो नॉर्मल फ्लोरा है, माइक्रोफ्लोरा, वो बनाते हैं. तो उस वजह से वहाँ पर ये ईस्टरेज एंजाइम उन ड्रग को जिसमें ईस्टर बॉन्ड होता है उनका हाइड्रोलिसिस कर सकता है, यानी ईस्टर बॉन्ड की ब्रेक डाउन कर सकता है, और फिर वो ड्रग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी. बैक्टीरिया विच आर मेनली लोकलाइज विद इन दी कोलोनिक रीजन, जैसे मैंने अभी बताया कि कोलोन में जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा हैं, सिक्रीट एंजाइम्स दैट आर कैपेबल ऑफ रेंज ऑफ रिएक्शंस, जो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं उन एंजाइम्स की मदद से. These enzymes have been utilized when designing drug or dosage form to target the colon. For example, sulfasalazine, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि sulfasalazine इज ए प्रो ड्रग ऑफ 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फापायरिडीन. तो इसको जो है वो मिला के एक जो है 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड और सल्फापायरिडीन को जब जोड़ा जाता है एजो बॉन्ड के ज़रिए, तो सल्फासैलाजीन वो ड्रग बनती है. सल्फासैलाजीन जब इंटेस्टाइन में पहुंचती है, अब इसका क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है, the sulfapyridine makes the drug too large and hydrophilic to be absorbed in the upper gastrointestinal tract and thus permit its transport intact to the colonic region. तो अब इसका नतीजा ये निकलता है कि ये ड्रग जो है सल्फासैलाजीन एज इट इज़ कोलोन तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत लार्ज है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो वहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि ये अपनी इंटैक्ट फॉर्म में कोलोन में पहुंच जाती है. वहाँ पर ये जो एंजाइम होता है एजो रिडक्टेज, वो इसको रिड्यूस कर देता है, इसी वजह से उस एंजाइम को एजो रिडक्टेज कहते हैं, और ये बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करता है वहाँ पे बैक्टीरिया यानी नॉर्मल फ्लोरा. तो उससे क्या होता है कि सल्फापायरिडीन अलग हो जाता है, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड अलग हो जाता है, और हमें जो इंटरेस्ट है 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड से, जो वहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी, लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी इन द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस. सल्फापायरिडीन इनर्ट है, वो कोई भी इस तरह किस्म का एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती. नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ फूड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. फूड का क्या इम्पैक्ट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में? फर्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ए ड्रग विद द कंपोनेंट ऑफ द फूड, कि ड्रग जो है उसका फूड के कंपोनेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स बन सकता है. फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन के साथ क्या होता है? फॉर्म्स नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्सेस विद कैल्शियम एंड आयरन. So advise not to take these products containing calcium and iron such as milk or iron preparations. तो इसी वजह से टेट्रासाइक्लिन के साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए या और कोई आयरन प्रिपरेशन नहीं लेनी चाहिए, वरना वो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, चिलेट बना लेगा, और टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बेबल
कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसके नतीजे में इस ड्रग का रिस्पॉन्स, जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगी तो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचेगी टेट्रासाइक्लिन, और फिर इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। However, if the complex form is water soluble and readily dissociate to liberate the free drug, then there may be little effect on drug absorption. अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, वाटर सॉल्युबल है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये डिसोसिएट यानी रिलीज भी हो जाता है, यानी ये कि रिमूव हो जाता है, ये बाउंड यानी जो कॉम्प्लेक्स है ये रिमूव हो जाता है और फ्री ड्रग अवेलेबल हो जाती है, फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। लेकिन जब वो डिफरेंट पीएच पे चले जाते हैं तो वहाँ पे यानी एसिडिक ड्रग यानी एसिडिक एनवायरनमेंट अगर स्टमक में वो कॉम्प्लेक्स बना रही है, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गई और वहाँ पर उनको ये एनवायरनमेंट मिला जिसमें वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, यानी डी कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगी, और उसके नतीजे में ड्रग फ्री फॉर्म में आ जाएगी, और अब वो डिसॉल्व भी होगी और एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन ऑफ फूड, इन जनरल फूड टेंड टू इंक्रीजेज द स्टमक पीएच बाय एक्टिंग एज ए बफर, क्योंकि एम्प्टी स्टमक में पीएच जो होता है वो 1 से 3.5 तक होता है, और जब फूड ले लेते हैं तो वो पीएच बढ़ के 3 से 6 या नियर अबाउट 7 तक भी चला जाता है। दिस इज़ लाइबल टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वीकली बेसिक ड्रग एंड इंक्रीज दैट ऑफ वीकली एसिडिक वन। यानी अब ये पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पर स्टमक में क्योंकि एसिडिक पीएच होता है तो वीकली बेसिक ड्रग उसका डिसोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन कम होगी, और जो एसिडिक ड्रग है उसकी डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो बेसिक ड्रग होती है वो स्टमक में जब एसिडिक एनवायरनमेंट में आएगी तो एसिड बेस का केमिकल रिएक्शन होगा, और उसके नतीजे में न्यूट्रलाइजेशन होगी, यानी सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, यानी वीकली बेसिक ड्रग जो होगी वो सॉल्ट बना लेगी। अब जब इसका सॉल्ट बन जाएगा तो सॉल्ट आर पोलर इन नेचर, यानी ये पोलर इन नेचर होंगे। अब ये पोलर इन नेचर होंगे तो फिर ये आसानी से जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे स्टमक की मेम्ब्रेन है, बल्कि जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपिड इन नेचर होती हैं, यानी वो ऐसी ड्रग को पास करने देती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं हो बल्कि लिपिड सॉल्युबल हो, और वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल जब होगी जब अनायोनाइज फॉर्म में होगी, यानी नॉन पोलर होगी। तो जब ये इसका रिएक्शन हो गया एसिड के साथ तो ये तो सॉल्ट बन गया, और वो पोलर इन नेचर है यानी आयोनाइज फॉर्म है, उस वजह से जो है फिर ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, वीकली बेसिक ड्रग नहीं होगी, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन की वजह से। लेकिन एसिडिक ड्रग का वहाँ पे इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो नॉन पोलर फॉर्म में रहेगी, अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगी, इस वजह से इसकी डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। क्योंकि ये पॉइंट याद रखिएगा, जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ड्रग में ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो नॉन पोलर हो, अनआयोनाइज हो, ताकि वो आसानी से लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। क्योंकि पोलैरिटी बढ़ने से, आयोनाइजेशन होने से उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन उसकी जो परमिएशन है, परमिएबिलिटी है, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। ऑल्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, सम फूड्स पर्टिकुलरली कंटेनिंग हाई फैट प्रपोर्शन, यानी ऐसे ऑफ फैट यानी जिसमें फैट का प्रपोर्शन हाई होता है, एंड सम ड्रग टेंड टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग एंड दस डिले द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। इस पर अभी हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि फूड आने से, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट होना होता है, ख़ास तौर से फैट तो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में, अगर फैट्स के साथ फूड ड्रग ले ली है तो फिर वो ड्रग जो है जब तक, क्योंकि देखें वो जो फूड सब्सटेंस है जब तक वो स्टमक में कन्वर्ट नहीं होगा क्रीम लाइक स्ट्रक्चर या पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको काइम कहते हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी। और अगर उसके साथ फैट्स के साथ ड्रग खा ली है तो वो भी फिर स्टमक में मूव करती रहेगी, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग बहुत स्लो हो जाएगी। फिर जब ये फैट्स डिज़ोल्व होने यानी क्रीम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग शुरू होगी, और उसके बाद जो होगी ये जो फूड जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर जाके वो ड्रग वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगी। फिर जब वो पहुँचेगी तो लाजिम बात है काफ़ी डिले हो चुका होगा, इसी वजह से ऐसी ड्रग का ऑनसेट जो होगा वो डिले हो जाएगा, इन्हें रिस्पॉन्स देर से आएगा। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं लाइक एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, इनका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जीआई मोटिलिटी और गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग और गैस्ट्रिक मोटिलिटी
रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट स्लो होता है और फिर ड्रग ज़्यादा देर स्टमक में रहेगी और देर से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, तो फिर देर से पहुंचेगी तो देर से एब्जॉर्ब होगी और देर से उसका ऑनसेट आएगा, तो डिले ऑफ ऑनसेट इस वजह से भी होता है। इसके अलावा फूड स्लोज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिलेड इन गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, जैसा हमने बात की, क्योंकि जब तक फूड जो है वो काइम में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स न्यूक्लियोसाइड एनालॉग लेमिविडीन एंड ज़ियोडोविडीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अगर फूड के साथ ली जाती हैं, फैटी फूड के साथ, तो वो ज़्यादा देर स्टमक में रहती हैं और उसके ऑनसेट बड़ा डिले हो जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट कंसिडर टू बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, यानी ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी अगर ये डिले होता भी है तो इससे थेरेप्यूटिक रिस्पांस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता और थेरेप्यूटिक रिस्पांस हमें वो मिल जाता है जो हमें चाहिए। इसलिए अगर ये डिले हो भी रहा है तो इससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, जिसमें एंजाइम्स हैं। पर्टिकुलरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस जिसमें पेप्सिन है प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू फूड and may result in degradation of drugs that are susceptible to enzymatic metabolism and definitely reduction in their bioavailability, यानी ऐसी ड्रग जो पेप्सिन से डीग्रेड हो सकती है तो फिर वो डीग्रेड हो जाएगी इस एंजाइम से और फिर वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। द इंजेक्शन ऑफ फूड पर्टिकुलरली फैट्स स्टिमुलेटेड द सिक्रीशन ऑफ बाइल, फैट्स को क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसका डाइजेशन होने के बाद बाइल जो है इसकी इमल्सिफिकेशन करता है, यानी इमल्शन बनाता है, क्योंकि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे जब तक वो इमल्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब वही जो ऐसी ड्रग हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं वो फिर बाइल इसी तरह से फैट्स में डिज़ोल्व होंगी, फैट्स में डिज़ोल्व होने के बाद बाइल जब उस फैट्स की इमल्सिफिकेशन करेगा तो वो फिर उसके साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो बाइल सॉल्ट्स आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड कैन इंक्रीजेज द डिसोल्यूशन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, दे आर बाय इनहेंसिंग देयर एब्जॉर्प्शन, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं उनका डिसोल्यूशन फैट्स के साथ हो जाता है, यानी फैट्स में डिज़ोल्व हो जाती हैं। फिर जब फैट्स की बाइल के ज़रिए एब्जॉर्प्शन होती है यानी इमल्शन बनने के बाद, तो उसके साथ उन ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी इन्हेंस हो जाती है। लेकिन बाइल सॉल्ट्स हैव बीन शोन टू फॉर्म इनसॉल्युबल एंड हैंस नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके साथ बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इनसॉल्युबल और नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है। वो ड्रग कौन सी हैं, सच एज नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड निस्टेटिन। नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, निस्टेटिन इसी वजह से ओरली यूज़ नहीं होती हैं, यानी इसकी कोई टैबलेट इस तरह की नहीं आती है, बल्कि ये टॉपिकल यूज़ होती हैं, लाइक नियोमाइसिन, कैनामाइसिन क्रीम, निस्टेटिन ओरल निस्टेट ड्रॉप यानी सिर्फ माउथ में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा निस्टेटिन क्रीम होती है जो कि टॉपिकली यूज़ होती है। नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं, और निस्टेटिन एंटी फंगल एजेंट है। तो इस तरीके से जो है ये अब जो है वो क्योंकि ये डीग्रेड हो जाती हैं बाइल से और इनसॉल्युबल हैं, यानी ओरली इसको जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब नहीं होती, तो इस वजह से इनको टॉपिकली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट इज़ द कंपटीशन बिटवीन फूड कंपोनेंट एंड ड्रग बाय स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। इन द केस ऑफ दोज ड्रग्स दैट हैव केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर टू न्यूट्रिएंट्स, यानी जिनका ऐसी ड्रग जिनका केमिकल स्ट्रक्चर मैच करता है फूड से, रिक्वायर बाय द बॉडी विच स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म एग्जिस्ट, यानी वो जो न्यूट्रिएंट हैं फूड है वो एक ख़ास मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं। देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिवेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो उसमें कॉम्पिटिटिव इनिवेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यानी क्योंकि ये जो स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि या तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा या ड्रग एब्जॉर्ब होगी। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट की तादाद ड्रग के मुकाबले में ज़्यादा होती है तो वो उसको कॉम्पीट करते हुए एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ड्रग एब्जॉर्प्शन से रह जाती है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, यानी कॉम्पीट करना एक दूसरे को, कि एक दूसरे से फाइट करना कि ड्रग कहेगी कि मुझे एब्जॉर्ब होना है, न्यूट्रिएंट कहेगा मुझे एब्जॉर्ब होगा। तो लाजिम आते हैं, देखें फूड ज़्यादा होता है, ड्रग की क्वांटिटी कम होती है, तो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्रग की एब्जॉर्प्शन इस कंपटीशन में पीछे रह जाएगी और ड्रग की एब्जॉर्प्शन फिर नहीं होगी, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज विस्कोसिटी in gastrointestinal tract. The presence of food in the GI tract provide a viscous environment, ख़ास तौर से अगर जब पानी की कमी हो फूड के साथ, जिसके नतीजे में
क्या होगा, रिडक्शन इन द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। लाजिम बात है, पानी कम होगा तो ड्रग की डिसोल्यूशन यानी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इन एडिशन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए ड्रग इन सोल्यूशन फ्रॉम द lumen टू द एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द GI ट्रैक्ट में बी रिड्यूस बाय इंक्रीज इन विस्कोसिटी। इस विस्कोसिटी से ना सिर्फ ड्रग का डिसोल्यूशन कम हो रहा है बल्कि ड्रग का डिफ्यूजन भी कम हो रहा है। उसकी वजह ये होगी कि इस विस्कस फूड के दरमियान में ड्रग के पार्टिकल जो होंगे वो बीच में फंस जाएंगे, मींस के उसके सराउंडिंग में विस्कस फूड होगा, उसकी वजह से वो जो ड्रग के पार्टिकल होंगे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जब कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फिर वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते और ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इस वजह से जो है ये डिफ्यूजन भी कम होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी, डिसोल्यूशन भी कम होगा। तो इसकी वजह से दीज इफेक्ट्स टेंड टू डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम फूड इंड्यूस्ड चेंजेस इन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। सर्टेन फूड्स में इंक्रीजेस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स दैट आर ससेप्टेबल टू प्री सिस्टमिक इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म बाय इंटरैक्टिंग विद द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कुछ फूड्स जो है वो कुछ ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। वो मेटाबॉलिक एंजाइम जो है वो इंटेस्टाइन में भी मौजूद हैं और लिवर में भी मौजूद हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप फ्रूट जूस की बात करें, is capable of inhibiting the intestinal cytochrome P450-3A family, जिसमें साइटोक्रोम यानी CYP3A4, 3A5, 3A6, 3A7, 3A8, 3A9 यानी मुख्तलिफ आइसोजाइम्स हैं इस फैमिली में जो कि इस ग्रेप फ्रूट जूस से इनहिबिट हो जाते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो मेटाबोलाइज होती हैं वो CYP3A4 से होती हैं। अब ये देखें, अगर पेशेंट ने ग्रेप फ्रूट जूस लिया हुआ है तो वो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी, और जब वो मेटाबोलाइज नहीं होगी तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि सपोज दैट अगर पेशेंट ने कोई ऐसी ड्रग ली है जो पेशेंट खा रहा है और उस पर उसकी कंसंट्रेशन उसकी स्टेबल है और यानी वो CYP3A4 से मेटाबोलाइज होती है, यानी उसने वो ड्रग खाई, कुछ प्रपोर्शन यानी फ्रैक्शन उसका मेटाबोलाइज हो गया GI ट्रैक्ट में CYP3A4 से, और जो बच गया वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है वो ड्रग जितनी कंसंट्रेशन में वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे सकती है, तो हमारा गोल अचीव हो रहा है। लेकिन अगर उसी पेशेंट ने ग्रेप फ्रूट जूस ले लिया, अब उतनी ही डोज ली, उसका नतीजा ये होगा CYP3A4 अब जो है वो मेटाबोलाइज नहीं करेगा। अब क्या होगा कि ज़्यादा क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो उस ड्रग की कंसंट्रेशन जो इंटैक्ट फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची वो ज़्यादा पहुंच गई। अब जब वो ज़्यादा पहुंच गई, इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी हो गई, तो अब इस चीज़ का रिस्क है कि इसी ड्रग से अब उसको इस डोज पे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हमें फिर इस पेशेंट की डोज रिड्यूस इस सूरत में करनी पड़ेगी अगर ग्रेप फ्रूट जूस उसने साथ में पिया है या ग्रेप फ्रूट खाया है। तो CYP3A4 से पर्टिकुलरली यानी इस फैमिली से ये रिलेशनशिप है। क्लिनिकली रेलिवेंट इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ग्रेप फ्रूट जूस। अब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन ग्रेप फ्रूट जूस के किन किन ड्रग्स के साथ फेमस है, लाइक एंटीहिस्टामिन टर्फेनेडिन, जो कि टर्फेनेडिन एक नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिन है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन, इसके साथ भी सेम इशू है। प्रोटीएज इनहिबिटर एंटीवायरल ड्रग है सैक्यूनावीर, इसके साथ भी सेम इशू है। इसी तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल है, उसके साथ भी सेम इशू है। अब वेरापामिल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, पेशेंट उस पर सेट है लेकिन उसने ग्रेप फ्रूट जूस भी लिया। अब क्या होगा, वेरापामिल जो होगी उसका मेटाबॉलिज्म CYP3A4 से नहीं होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, इनहिबिट हो गया ये एंजाइम, तो वेरापामिल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जिससे पेशेंट हाइपोटेंशन में यानी बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अच्छा, नाउ फूड इंड्यूस चेंजेस इन द ब्लड फ्लो। अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें, ब्लड फ्लो टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लिवर इंक्रीजेस कब, शॉर्टली आफ्टर ए मील, thereby increasing the rate at which drug are presented to the liver। अच्छा, अब क्योंकि ब्लड फ्लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लिवर की तरफ बढ़ जाएगा तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, ड्रग का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो फिर फ्लो बढ़ने की वजह से ड्रग जब लिवर से गुजरेगी तो ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं सकेगी। जब ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं सकेगी तो वो ड्रग जो ज़्यादा तेज़ी से मेटाबोलाइज हो जाती थी लिवर में, वो उनको वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और उस वजह से वो लिवर से निकल के इंटैक्ट फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएंगी और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में उन ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी जो कि अगेन टॉक्सिसिटी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग लाइक प्रोप्रेनोलॉल
इज सेंसिटिव टू द रेट ऑफ प्रेजेंटेशन टू द लेवर। प्रोप्रेनोलॉल पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका 75% जब फर्स्ट टाइम लेवर से गुजरता है तो मेटाबोलाइज हो जाता है, सिर्फ 25% सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है और फिर जाके ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब इस सूरत में क्या होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो फास्ट है तो ड्रग एब्जॉर्ब भी तेज़ी से होगी प्रोप्रेनोलॉल, और लेवर से भी तेज़ी से गुजर गई, तो ज़्यादा प्रपोर्शन इसका मेटाबोलाइज नहीं हो सका लेवर में, और फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा क्वांटिटीज़ की आ गई, जिसकी वजह से इससे फिर अब बजाय फ़ायदा होने के टॉक्सिक इफेक्ट यानी एक्सेसिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है। ये क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज द एंजाइम सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म बिकम सैचुरेटेड, यानी एंजाइम सिस्टम जो है वो सैचुरेट हो गया है, यानी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुका है। अब मज़ीद जो ड्रग आ रही है वो उसको के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा नहीं सकता। इस वजह से अब वो ये जो इसका मेटाबॉलिज्म है और बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम हो जाए, यानी वो मज़ीद नहीं बढ़ सकेगी, और जो ड्रग जो होगी वो बचा के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, और फिर वहाँ से साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी, और ड्रग की क्वांटिटी अब क्योंकि ज़्यादा पहुंच गई है तो फिर वहाँ पे एक्सेसिव रिस्पॉन्स हो सकता है, यानी टॉक्सिक रिस्पॉन्स हो सकता है। इसी वजह से फॉर दिस रीज़न द इफेक्ट ऑफ फूड सर्व टू इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स दैट आर ससेप्टेबल टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शुड बी कंसिडर। तो इसी वजह से हमें फूड की जो है वो इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी जो होती है कुछ ड्रग के हवाले से उसको अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए। ड्रग फूड इंटरेक्शन आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में इनको जो है वो डिवाइड किया गया है। या तो फूड जो होगी वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देगी, या फिर डिले कर देगी, रिड्यूस नहीं करेगी सिर्फ डिले करेगी, या बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देगी और एक्सेलरेटेड एब्जॉर्प्शन, या फिर पांचवा क्या है, द फूड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ड्रग, यानी उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये 5 मुख्तलिफ टाइप के इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। इसके बाद है डिजीज स्टेट एंड फिजियोलॉजिकल disorder. Local disease can cause alteration in gastric pH that can affect the stability, dissolution और absorption of the drug. कोई डिजीज़ है जिससे pH उसका चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली अगर ड्रग का pH से ताल्लुक़ है उसकी स्टेबिलिटी से, डिसोल्यूशन से और एब्जॉर्प्शन से, तो फिर उस पर इम्पैक्ट तो आएगा। गैस्ट्रिक सर्जरी की गई कैन कॉज ड्रग टू एग्जिबिट डिफरेंसेज इन दी बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम दैट नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी जिनका स्टमक गैस्ट्रिक सर्जरी की गई तो उसके नतीजे में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल पार्शियल और टोटल गैस्ट्रिक्टोमी, यानी या तो पार्शियल रिमूवल ऑफ स्टमक किया गया या टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक किया गया, लाइक फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया था स्टमक पे, इस वजह से रिमूव किया गया, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट्स इन ड्रग रीचिंग द ड्यूडेनम मोर रैपिडली, क्योंकि ईसोफिगस डायरेक्टली जो है वो जोड़ दिया जाएगा ड्यूडेनम से, तो ड्रग ईसोफिगस से डायरेक्टली ड्यूडेनम में आएंगी और ड्रग जल्दी जो होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगी। तो डेफिनेटली जब इस तरह से ये होगा तो फिर ड्रग का, क्योंकि वहाँ पे स्टमक में उसको एसिडिक पीएच मिला ही नहीं, सीधी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, वहाँ पे अल्कलाइन पीएच है, तो फिर इसके नतीजे में ड्रग जो होगी इस तरह से डिफरेंट पीएच से उसका एनवायरनमेंट होगा, तो उसकी डेफिनेटली स्टेबिलिटी, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, और जब एब्जॉर्प्शन पे डिफरेंस आएंगे तो बायोअवेलेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट विद एड्स यानी एड्स डिजीज़ में ऑफन हैव ओवर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन एंड दस लो पीएच, क्योंकि गैस्ट्रिन इज ए हार्मोन दैट रिलीज फ्रॉम द स्टमक सेल्स एंड बाइंड टू द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक और फिर एसिड रिलीज करता है, तो फिर जब एसिड ज़्यादा रिलीज होगा तो स्टमक का पीएच भी कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जब पीएच कम होगा तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द डिसोल्यूशन एंड हैंस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ वीकली बेसिक ड्रग, क्योंकि वो वीकली या बेसिक ड्रग जो होगी वो आयोनाइज हो जाएगी, सच एज एंटी फंगल ड्रग कीटोकोनाजोल, यानी कीटोकोनाजोल के लिए हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो वो भी, क्योंकि कीटोकोनाजोल इज़ ए वीकली बेसिक ड्रग, तो एसिडिक पीएच में वो उसका आयोनाइज हो जाएगी और वो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो फिर वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। Lower pH values are often seen in the disease state of the colon such as Crohn's disease and ulcerative colitis. Low pH इसमें भी देखा गया है, Crohn's disease में भी और ulcerative colitis में भी। इसके बरक्स इन celiac disease there is an increase in the intestinal permeability due to the loosening of the tight junction. सीलियक डिजीज़ में क्या होता है कि इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह क्या है कि सेल्स के दरमियान जो जंक्शन है यानी स्पेसेस हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ से ड्रग क्रॉस करके फिर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आ जाती है म्यूकस एंड अनस्टेड वाटर लेयर,
यानी म्यूकस, और अनस्टेड वाटर लेयर यानी जिसमें ड्रग डिजॉल्व, वाटर की वो लेयर जिसमें ड्रग डिजॉल्व नहीं है. बिफोर ड्रग कैन परमिएट अक्रॉस द एपिथेलियल सरफेस द म्यूकस लेयर एंड अनस्टेड वाटर लेयर नीड टू बी क्रॉस. यानी ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए, एपिथेलियल सेल पर आने के लिए, यानी जीआई मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस वाटर लेयर को क्रॉस कर सके और म्यूकस लेयर को क्रॉस कर सके. म्यूकस लेयर whose thickness and turnover rate can vary along the length of GI tract and can hinder the drug diffusion. म्यूकस लेयर जो है कहीं पे थिक है, कहीं थिन है, और ये मुसलसल रिपेयर भी होती रहती है, तो उस वजह से ये ड्रग के डिफ्यूजन में, और बाज़ दफ़ा ड्रग के मॉलिक्यूल इसमें ये कह लीजिए कि अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इसी वजह से ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है ड्रग डिफ्यूजन के लिए. इसके अलावा इट इज़ थॉट टू बी क्रिएटेड बाय incomplete mixing of the luminal content near the intestinal mucous surface. और ये वजह है कि ये म्यूकस लेयर और ये जो अनस्टेड वाटर लेयर है, इसमें इनकम्प्लीट मिक्सिंग की वजह से भी ड्रग जो होगी फिर वो जीआई मेम्ब्रेन से यानी एपिथेलियल लेयर से कांटेक्ट में नहीं आएगी. दिस लेयर यानी म्यूकस लेयर इट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन थिकनेस एंड कैन प्रोवाइड ए डिफ्यूजन बैरियर टू द ड्रग्स. सो सम ड्रग्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग विद म्यूकस, यानी कुछ ड्रग तो ये हैं कि म्यूकस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, और कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं तो फिर उस सूरत में भी फिर इनकी बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है. अच्छा जनाब, अब अगर सपोज करें कि हम वो अनस्टेड वाटर लेयर को भी ड्रग ने क्रॉस कर लिया, उसके बाद फिर जो है उसने ना सिर्फ उस वाटर लेयर को क्रॉस कर लिया बल्कि म्यूकस लेयर को भी क्रॉस कर लिया, अब वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन यानी एपिथेलियल मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आ गई. अब क्या होगा? तो डेफिनेटली जीआई मेम्ब्रेन से उसका कांटेक्ट होगा. तो जीआई मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये दरअसल एक मेम्ब्रेन है जो कि जीआई ल्यूमेन और सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन के दरमियान में. इट इज़ द मेन सेलुलर बैरियर, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स हैं, एंड टू द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट. यानी इस सेल्यूलर बैरियर से को क्रॉस करना ड्रग के लिए ज़रूरी है अगर ड्रग को एब्जॉर्ब होना है. द मेम्ब्रेन इज़ ए कॉम्प्लेक्स, ये इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बीइंग कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. तो इसमें लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपोप्रोटीन्स भी हैं, पॉलीसैकेराइड है. इट हैज़ बाई लेयर स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 19.8 जिसको हम अभी देखते हैं. द बैरियर हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती. यही बात आगे भी लिखी है कि अलाउइंग द रैपिड ट्रांजिट ऑफ सम मटेरियल्स बट इम्पीडिंग और प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ अदर मटेरियल्स. इट इज़ परमिएबल टू अमाइनो एसिड, यानी किन सब्सटेंसेस को ये आसानी से गुजरने देती है अपने अंदर से? अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स यानी फूड मटेरियल, बट इम्परमिएबल टू प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन एंड अदर मेजर प्लाज्मा प्रोटीन. यही वजह है कि एल्बुमिन जो है ऐसा नहीं होता कि यूरिन में आ रहा है, एल्बुमिन ऐसा नहीं होता कि स्टूल में आ रहा है, कि यानी जीआई मेम्ब्रेन से ब्लड से निकल के वो एल्बुमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो स्टूल में आ गई या यूरिन में आ गई. अगर यूरिन में आ रही है जैसे एल्बुमिनुरिया होता है, इसका मतलब ये है कि जो किडनी की मेम्ब्रेन है वो सही काम नहीं कर रही है, किडनी डिजीज़ है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट के यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, वरना अदरवाइज़ ये मेम्ब्रेन एल्बुमिन को या प्लाज्मा प्रोटीन को गुजरने नहीं देती. द मेम्ब्रेन कैन बी व्यूड एज सेमी परमिएबल लिपोइडल सीव्स, यानी लिपिड सीव है, यानी ये लिपिड सब्सटेंस को गुजरने देती है और वाटरी सब्सटेंस यानी जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है उसको अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देती. सो इट अलाउज द पैसेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स अक्रॉस इट एंड पैसेज ऑफ वाटर एंड स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल थ्रू इट्स न्यूमरस एक्वास्पोर्स. तो इसमें से जो है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आसानी से इसको क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों वो इसके थ्रू तो क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो एक्वास्पोर्स होंगे यानी एक्वस चैनल्स होंगे उसके ज़रिए वो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इससे गुजर सकती होंगी जिनकी तादाद कम होती है.
In addition, there are number of transporter proteins or membrane transporters that exist in the membrane which can with the help of energy and transport material back and forth across it. इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं इस मेम्ब्रेन की सरफेस पे, जिनको ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं, जो कुछ एनर्जी डिपेंडेंट हैं यानी एनर्जी के तौर पे भी काम करते हैं, कुछ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है, जिसके ज़रिए जो मटेरियल है वो मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड जो है वो मूव करता है. Now this is the structure of the gastrointestinal membrane. If you see here the structure, this is this aqueous channel pore जिससे जो है वो watery substance cross करेगा. This is cholesterol membrane. This is peripheral. This is you see here the lipid head of the lipid membrane, phospholipid bilayer. This is sugar chain of glycolipid, sugar chain of glycolipid. ठीक है, तो इसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ड्रग को लिपिड इन नेचर होना चाहिए. If we talk about the mechanism of transport across the gastrointestinal membrane, so there are two main mechanism of drug transport across the GI epithelium. एक ट्रांससेल्यूलर है जिसमें अक्रॉस द सेल है यानी सेल के अंदर से निकलना, और दूसरा पैरासेल्यूलर है यानी सेल के दरमियान में जो जगह होती हैं, दो सेल के दरमियान में जो जंक्शन है वहाँ से गुजरना. द ट्रांससेल्यूलर पाथवे यानी पहला वाला जो है इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल पैसिव डिफ्यूजन यानी पैसिव डिफ्यूजन, इसके अलावा कैरियर मीडिएटेड और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर एंड प्रोसेस नोन एज ट्रांससाइटोसिस. दीज पाथवेज आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 19.9. जैसे ये कि ये देखें सेल के अंदर से जो गुजर के आ रहा है ट्रांससेल्यूलर, सेल के दरमियान से जो दो सेल, ये देखें एक सेल ये एक ये, इनके दरमियान जो जंक्शन है उससे गुजर के जो आ रहा है ये पैरासेल्यूलर. ये है कैरियर मीडिएटेड. इसमें क्या है, ये एक कैरियर है, समझ लें एक व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है. वो यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, इसको यहाँ पे लेकर आएगा, समझ लें ये जीआई लेमेन है, ये ब्लड है, यहाँ से पकड़ेगा इसको, यहाँ लेकर आएगा और यहाँ ब्लड में रिलीज़ कर देगा. ट्रांससाइटोसिस में क्या होगा, एक विजाइकल होगा, विजाइकल के अंदर वो ड्रग मॉलिक्यूल जाएगा और ये विजाइकल आके यहाँ ओपन हो जाएगा और ड्रग को यहाँ पर रिलीज़ कर देगा, तो यहाँ पे ड्रग रिलीज़ हो जाएगी. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस. तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं. इसके बाद आता है ट्रांससेल्यूलर transport or the passive diffusion, but that we will discuss in the next lecture. Thank you very much.